हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी का सेशन 2020 से 23 वालों का ना पेपर 6 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पेपर 6 में जो एक्सप्लेनेशन है ना वो 24 मार्क्स का आता है, जिसमें कि आपको 3 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपका एक्सप्लेनेशन आ जाता है पोएम से। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन आ जाता है आपको कैंडिडा जीबी शॉ के प्ले, जो कि आप लोग के सिलेबस में भी है, उससे आ जाता है। और थर्ड जो एक्सप्लेनेशन आता है वो या तो व्हाट आई बिलीव या फिर ए पैसेज टू इंडिया से आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कि ये आ सकता है। उसके बाद सेकेंड वाले के लिए कैंडिडा के लिए भी हम 3 इंपॉर्टेंट लाइन बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए 3 इंपॉर्टेंट, और 1-2 एक्स्ट्रा बता दिए कि ये भी आ जाए तो समझ जाना ये कैंडिडा से है। थर्ड के लिए एक हम व्हाट आई बिलीव का एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर दिए और एक पैसेज टू इंडिया का एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर दिया और बता दिए कि ये जो लाइन है ये सब व्हाट आई बिलीव से आता है। तो आपको ध्यान रहे कि अगर ये लाइन आया है तो व्हाट आई बिलीव से आया है, और व्हाट आई बिलीव के से रिलेटेड आप फिर वहां पे लिख सको। ठीक है, तो लगभग 7-8 एक्सप्लेनेशन इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएम वाला एक्सप्लेनेशन हम लिख रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी मोस्टली चांसेस होता है कि वो पोएम वाला ही एक्सप्लेनेशन पहले देता है। सबसे पहला जो है ए स्टारलिट ऑन ए मूनलिट डोम, इस तरीके से जो लाइन शुरू होगा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेफरेंस हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डब्ल्यू.बी. येट्स फेमस पोएम बाइजेंटियम। ये जो पंक्तियां हैं डब्ल्यू.बी. येट्स के फेमस पोएम बाइजेंटियम से ली गई है। बाइजेंटियम और सेलिंग टू बाइजेंटियम दोनों अलग अलग पोएम है, ये चीज ध्यान रखिएगा, शायद हम पहले कभी वीडियो में नहीं बताएं ये चीज। डब्ल्यू.बी. येट्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। डब्ल्यू.बी. येट्स जो है 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण पोइट के रूप में जाने जाते हैं। बाइजेंटियम इज ए सीक्वल। बाइजेंटियम पोएम जो है वो एक सीक्वल है, एक नतीजा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड पार्ट है। पार्ट 2 मूवी का सीक्वल आता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वही सीक्वल है ये पोएम। रिटन बाय इट्स, जो उसको कि लिखा गया इट्स के द्वारा, टू हिज पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, पहले जो है ना पोएम लिखा गया सेलिंग टू बाइजेंटियम, उसी का सीक्वल आया बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम को 1925 में लिखा गया। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1930, और जो बाइजेंटियम पोएम है उसको 1930 में लिखा गया। ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम के 5 साल बाद। एंड पब्लिश्ड इन द बुक, और इसको पब्लिश करवाया गया बुक वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर्स पोएम में इन 1932 में। अब आगे रेफरेंस वाला सेक्शन हो गया, कॉन्टेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इन द पोएम बाइजेंटियम, कविता बाइजेंटियम में, द पोएट टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस, पोएट जो अपने अनुभवों के बारे में बात करते हैं एट बाइजेंटियम। बाइजेंटियम वॉज फेमस फॉर इट्स मोज़ेक आर्ट्स। बाइजेंटियम जो सिटी है ना वो मोज़ेक आर्ट्स के लिए फेमस है। मोज़ेक आर्ट मतलब जहाँ पे रंगीन पत्थर, रंगीन कांच से सुंदर सुंदर पिक्चर बनाया जाता है ना, तो उसके लिए फेमस है। एंड गोल्ड इनेमलिंग, गोल्ड इनेमलिंग इट मीन सोने की परत चढ़ाने के लिए फेमस है। बट इन दिस पोएम, लेकिन इस कविता में, बाइजेंटियम इज नॉट ए सिटी ऑफ कंक्रीट रियलिटी। कंक्रीट रियलिटी इट मीन वास्तविक शहर जो बाइजेंटियम है ना, उसके बारे में इस कविता में पोएट बात नहीं करते हैं। इट इज ए क्रिएशन ऑफ द माइंड, ये माइंड का क्रिएशन है पोएट के, विच एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन ओनली, जो कि सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक इमेजिनेशनल सिटी की बात करते हैं, जो कि पोएट माइंड में सोचने की ये बाइजेंटियम है। ठीक है, वास्तविक शहर की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज ए प्लेस बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ टीमिंग मिलियंस, ये जो जगह है जिसकी पोएट बात कर रहे हैं इमेजिनेशन सिटी की, या लाखों लोगों के दुनिया के पड़े है। फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, और फ्री है, मुक्त है ये समय और स्थान की सीमा से। तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है थ्रू अबव मेंशन लाइन्स, के ऊपर किए गए मेंशन लाइन के जरिए, द पोएट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाइट एट बाइजेंटियम। पोएट जो है हम लोग को डिस्क्रिप्शन, एक व्याख्या देते हैं कि बाइजेंटियम के नाइट के बारे में। ही टॉक्स अबाउट, वो बात करते हैं, द ग्रेट गोंग ऑफ एस.टी. सोफियास कैथेड्रल। एस.टी. सोफियास कैथेड्रल एक चर्च है, तो उसके गोंग इट मीन्स घंटे के बारे में बात करते हैं। द डोम ऑफ द कैथेड्रल, कैथेड्रल का जो डोम है, गुम्बद है, विच द पोएट फेसेस, जिसको कि पोएट देखते हैं खड़े घर के सामने, इज लुक्स एज डेकोरेटेड विद द स्टार्स, ऐसा दिख रहा है जिसको कि जैसे कि उसको डेकोरेट किया गया, सजाया गया स्टार्स से। एंड इज लुकिंग एट द ह्यूमन लाइफ ऑफ अर्थ, और ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि वो प्रेजेंट कर रहा है अर्थ पे ह्यूमन लाइफ को, वो जो गुम्बद जो स्टार से सजा हुआ है। द ह्यूमन लाइफ विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्यूज, और वैसे ह्यूमन लाइफ की बात की गई है जो कि कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है भ्रम का और क्योस इट मीन्स अराजकता का। इज लुक्ड बाय दिस डोम, वो इस डोम के द्वारा देखा जाता है। एंड इट इज डिस्डेंस दिस लाइफ, और यह जो है ना ये डोम उस लाइफ का तिरस्कार करता है। पोएट मीन्स टू से, पोएट के कहने का अर्थ है, द ह्यूमन लाइफ इज सो इग्निफिशेंट, जो ह्यूमन लाइफ होता है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वहीन होता है, तुच्छ होता है, छोटा होता है, दैट इवन विदाउट इट
कि इसके बिना भी द सिटी लुक्स ब्यूटीफुल। पोइट जो इमेजिनेशन में सिटी की बात कर रहे हैं ना, पोइट बता रहे हैं कि उस सिटी में ह्यूमन लाइफ नहीं है, फिर भी ये सिटी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है बिना ह्यूमन लाइफ के भी। एंड लाइफ ऑफ ऑल अदर्स काइंड्स गोज ऑन, और जो अन्य सभी प्रकार का जीवन है यहाँ पे चलता आ रहा है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। अब सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो है द सेकेंड कमिंग से है। द सेकेंड कमिंग आप लोग को बताया है कि अब की बार के लिए शायद इंपॉर्टेंट भी है, शायद सजेशन में दिए हैं सेकेंड कमिंग भी याद करें, क्योंकि अगर ये लास्ट टाइम एग्जाम में नहीं आता है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि ये इस बार पूछेगा। काफी फेमस पोएम है। तो द सेकेंड कमिंग से कोई भी लाइन आ जाए, द ब्लड डिम टाइड करके आ जाए या थिंग्स फॉल अपार्ट करके आ जाए, दोनों का आप सेम लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के मतलब एक दो लाइन ऊपर नीचे है, दोनों का आप सेम लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना ये द सेकेंड कमिंग से है। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम बटलर इट्स फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग। ये जो पंक्तियां हैं विलियम बटलर इट्स के पोएम द सेकेंड कमिंग से ली गई है। विलियम बटलर इट्स वाज नोन एज ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। विलियम बटलर इट्स जो है जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट के रूप में, प्रोज राइटर के रूप में, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट के रूप में 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के। द पोएम वॉज रिटेन इन 1919। जो पोएम है द सेकेंड कमिंग उसको 1919 में लिखा गया है, पब्लिश्ड इन 1920 और 1920 में पब्लिश किया गया था। अब आगे कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। थ्रू अबव मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइन्स के जरिए, द पोएट डिस्क्राइब्स द क्योटिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड। पोएट जो है क्योटिक इट मीन्स जो भगदड़ वाला सिचुएशन या फिर अराजकता, जो बुराई फैली हुई है ना वर्ल्ड में, उसके बारे में बात करते हैं। एंड होप्स फॉर द सेकेंड कमिंग, और पोएट साथ ही साथ आशा करते हैं सेकेंड कमिंग की, इट मीन्स दूसरे अवतार की। दूसरा अवतार इन द सेंस ऑफ कि भगवान के अवतार की बात करते हैं, वेट करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा बुराई फैल गई है तो अब भगवान आएंगे। Here the second coming refers to the return of Jesus Christ। यहाँ जो सेकेंड कमिंग है वो संबंधित है जीसस क्रिस्ट के रिटर्न होने से, मतलब वापस आने से। इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए। द पोएट एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ अनार्की। पोएट जो है व्याख्या करते हैं अनार्की के स्टेट को, मतलब अराजकता की स्थिति दिखाते हैं। इन आयरलैंड, आयरलैंड में ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के टाइम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं कि टर्निंग एंड टर्निंग करके एक और लाइन आएगा जो कि द सेकेंड कमिंग का ही है। वैसे तो वो लास्ट ईयर आया है तो इस ईयर आने की चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि टर्निंग एंड टर्निंग करके आ जाए ना तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन है द सेकेंड कमिंग का। तो ये और जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो भी फर्स्ट स्टांजा के ही है, तो आप सेम ही डिस्कस कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि ये वाला लाइन भी द सेकेंड कमिंग से आया है जो टर्निंग से शुरू हो जाए। अब आगे एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस लाइन्स, इन लाइन्स में द पोएट एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर। पूरी तरह से कंप्लीट डिसऑर्डर जो फैला हुआ है, मतलब खलबली, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अराजकता जो फैली हुई है इन आयरलैंड, उसके बारे में बात करते हैं। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं दैट टाइम पासेस वेरी फास्ट, कि समय जो है बहुत तेज बीत रहा है। एंड द व्हील ऑफ टाइम ऑल्सो मूव फास्ट, और समय का जो पहिया है वो भी बहुत तेज चलता है। इट चेंजेस रैपिडली, या तेजी से बदलता है। द पोएट फर्दर सेज, फिर पोएट आगे कहते हैं दैट द फाल्कन डज नॉट हियर द फाल्कनर, की ऐसा टाइम आ गया है ना जो फाल्कन है वो फाल्कनर का बात नहीं सुन रहा है। फाल्कन इट मीन्स एक जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मालिक का बात नहीं सुन रहा है। फाल्कनर एक तरह से मालिक को रिप्रेजेंट करता है और फाल्कन जो उसको पाला वाला है, तो फाल्कन जो है फाल्कनर का नहीं सुन रहा है। द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल इन आयरलैंड, आयरलैंड में जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इनोसेंट एंड वीक, जो निर्दोष और कमजोर लोग हैं, पीपल आर डिस्ट्रॉयड, उसको बर्बाद किया जा रहा है। एंड किल्ड, मारा जा रहा है। वाइल एविल और विक्ड आर वर्शिप, जबकि जो एविल हैं, बुरे हैं, विक्ड दुष्ट लोग हैं, उनको पूजा जा रहा है। द गुड पीपल आर लूजिंग देयर फेथ, कि जो अच्छे लोग हैं अपना फेथ खो रहे हैं, अपना विश्वास खो रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। वाइल, जबकि बैड पीपल आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, वहीं बुरे लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि एविल पीपल आर बीइंग स्ट्रॉन्गर, की जो बुरे लोग हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। एंड वर्चुअस पीपल आर बीइंग वीकर, और जो अच्छे लोग हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। इन द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर इन द कंट्री, की कंट्री इट मीन्स आयरलैंड की बात हो रही है कि आयरलैंड में जो अराजकता वाला स्थिति है ना, उस वजह से जो बुरे लोग हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं।
सो इट इज़ ए परफेक्ट टाइम, इसलिए ये जो है बिल्कुल सही टाइम है फॉर सेकेंड इनकारनेशन, दूसरे अवतार का। ये लाइन हम बाद में ऐड किए हैं पीडीएफ के बाद, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि सच फुलनेस इज द क्वार्टर ओवरफ्लो करके आएगा। तो समझ जाना कि ये जो है द डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल से लिया गया है। एक और चीज़ ध्यान रखना आपको कि आपको स्ट्रेंज मीटिंग से भी एक्सप्लेनेशन आ सकता है। स्ट्रेंज मीटिंग काफ़ी फेमस पोएम है, वॉर के बारे में है, युद्ध के बारे में है। तो आप समझ जाना उस तरीके का लाइन दिया हो वॉर से रिलेटेड तो समझ जाना कि वो स्ट्रेंज मीटिंग से लिया गया है, ठीक है। शायद 1-2 साल पहले पूछा हुआ है। तो आप गैस पेपर से देख सकते हो कि स्ट्रेंज मीटिंग का लाइन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लोग को हम स्ट्रेंज मीटिंग पढ़ के जाने बोल रहे हैं। तो स्ट्रेंज मीटिंग पोएम से अगर लाइन आ जाए तो वो आप छूटे ना, क्योंकि आप पढ़ के गए हो तो पोएम से रिलेटेड लाइन आए तो आपसे बिल्कुल ना छूटे। तो सच फुलनेस वाला देख लेते हैं, इस क्वार्टर ओवरफ्लो, ये लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन है। रेफरेंस में है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम W.B. Yeats फेमस पोएम द डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल से लिया गया ये जो पंक्ति है। विलियम बटलर विट्स वॉज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। सेम चीज़ हम तीनों नोट्स में लिखे हैं कि विलियम बटलर विट्स जो है जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट पोएट राइटर के रूप में 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1933, इस पोएम को 1933 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री, और उनके पोइट्री के कलेक्शन द वाइंडिंग स्टेल्स में पब्लिश करवाया गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाला सेक्शन हो गया। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में है इट्स वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोनिज्म, प्लोटिनस एंड ईस्टर्न फिलोसफी। तो इट्स जो थे ना वो प्लेटोनिज्म जो है ना प्लेटो के द्वारा एक फिलोसफी दिया गया था उससे रिलेटेड है। तो इट्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे प्लेटोनिज्म से। प्लोटिनस भी एक रोम की काफ़ी फेमस फिलोसफर है, उनसे, और ईस्टर्न फिलोसफी से, ठीक है। ही हैड डेवलप्ड हिज ऑन इंटरप्रेशन, वो अपना खुद का एक व्याख्या डेवलप कर रखे थे ऑफ द सोल एंड सेल्फ। किस चीज़ का व्याख्या? सोल का और सेल्फ का। फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंस, मतलब इस इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर वो खुद का एक डेफिनेशन दे रखे थे कि सोल क्या है और सेल्फ क्या है। सोल इट मीन्स आत्मा क्या है, और सेल्फ इट मीन्स मानव शरीर की बात की गई कि वो क्या है। द पोएम इज रिटन एज ए कन्वर्सेशन बिटवीन द स्पीकर्स टू सेल्फ। पोएम जो है एक कन्वर्सेशन, बातचीत के रूप में लिखी गई है पोएट के दो स्वयं के बीच। द सेल्फ इट मीन्स सेल्फ, यहाँ पे बात की गई है बॉडी की, एंड द सोल, सोल की। मतलब पोएम एक बातचीत के जैसे है, कन्वर्सेशन के जैसे है। किन किन में बात हो रहा है? बॉडी और आत्मा में बात हो रहा है। इट एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। ये जो पोएम है वो एक्सप्लोर करता है, व्याख्या करता है। इंडिविजुअल इट मीन्स किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, और कलेक्टिव इट मीन्स पूरे समूह के बीच के तनाव को। एंड द स्पिरिचुअल एंड द फिजिकल, स्पिरिचुअल इट मीन्स आध्यात्मिकता, और फिजिकल इट मीन्स भौतिकता के बीच के तनाव को, एक तरह से डिफरेंस को भी दिखाता है। एंड द इटर्नल एंड टेम्पोरल, इटर्नल इट मीन्स जो शाश्वत है, जो कभी ना नष्ट हो उसके, और टेम्पोरल जो तुरंत नष्ट हो जाए, क्षणिक हो, उन दोनों के बीच भी टेंशन को दिखाता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में नाम पीडीएफ से थोड़ा सा 1-2 स्टांजा चेंज किए हुए हैं, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग का जो था वो थोड़ा हार्ड था, तो इस वजह से हम चेंज किए, बाद में चेंज किए हैं। हम ये वाला पीडीएफ भी पूरा अपलोड कर देंगे एक साथ ही वीडियो के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। थ्रू अबव मेंशन लाइंस, ऊपर किए गए मेंशन लाइंस के जरिए द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि द सोल इज वन, कि सोल जो होता है ना, आत्मा एक होता है। इट हैज़ नो डेथ, इसका डेथ नहीं होती, इसकी मृत्यु नहीं होती है, सबको पता है। इट रिमेन्स द सेम, ये हमेशा सेम ही रहता है, मतलब ये बूढ़ा नहीं होता है, मरता नहीं है, सब ये आत्मा जो है हमेशा सेम ही रहता है। द बॉडी माइट बी डिफरेंट, मतलब बॉडी जो होता है वो अलग हो सकता है, बट द सोल विल रिमेन द सेम, और लेकिन जो सोल है वो हमेशा सेम ही रहता है, एक जैसा रहता है। एंड नो बडी हैज़ द होल्ड ऑफ द सोल, और आत्मा पर जो होता है ना वो किसी का अधिकार नहीं होता है। द सोल इटसेल्फ इज इटर्नल, सोल जो है वो खुद में शाश्वत है। एंड द बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, और सोल की जो प्रॉपर्टी क्या है? बॉडी है। विच इट कैन चेंज, जो कि वह बदल सकता है। वैन द बॉडी बिकम्स ओल्ड एंड डिकेड, जब बॉडी जो होती है ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, और डिकेड में नष्ट हो जाते हैं, तो सोल क्या करता है? बॉडी चेंज कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। सोल की मृत्यु नहीं होती है। द सोल इज ट्राइंग टू वार्न द सेल्फ, सोल जो है यहाँ पे सेल्फ इट मीन्स बॉडी को वार्न करने की कोशिश करता है दैट की हेवन इज नॉट एसेसिबल
टू द सेल्फ, कि हेवन जो है ना वो सेल्फ के लिए, बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है, स्वर्ग ओनली टू सोल, ये सिर्फ सोल के लिए, आत्मा के लिए है। द सोल विल बी ट्रांसेट द लिमिट्स ऑफ बॉडी एंड एंटर हेवन, और सोल जो है वो शरीर की सीमाओं को पार करके स्वर्ग में प्रवेश करेगा, ये सोल खुद बता रहा है। दस इस प्रकार ह्यूमन बॉडी एंड द ह्यूमन सोल, के इंसान का जो बॉडी होता है और जो सोल होता है, एट्रीब्यूट्स इट्स ट्रबल एंड सफरिंग टू द अदर, एक दूसरे पे अपना जो दुख होता है या सफरिंग होता है एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे सोल और सेल्फ के बीच में, सोल और बॉडी के बीच में। तो ये दोनों ना अपने प्रॉब्लम्स का, अपने सफरिंग का जो रीजन है एक दूसरे को बता रहे हैं। द सोल फील्स, सोल को ऐसा अनुभव होता है दैट इट इज ए प्रिजनर, कि वह एक प्रिजनर, एक कैदी है इनसाइड द बॉडी, सोल को लगता है कि हम इस बॉडी के अंदर हैं, तो इट मीन्स हम कैदी हैं। वाइल द बॉडी फील्स, वहीं जो है बॉडी को फील्स होता है दैट द सोल इज ए टैरेंट, की सोल जो है एक टैरेंट है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अत्याचारी है, इम्पोजिंग ऑल काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन देम, जो कि शरीर पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब आगे हम लोग कैंडिडा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैंडिडा से भी 3 एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट बताए हैं वो इस तरह से शुरू होगा, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें भी सेम 3 हेडिंग डाल के लिखना शुरू करना है आपको। कैंडिडा से रिलेटेड ऐसे तो 3-4 हम बता दिए कि ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, और बाकी पहचानने का तरीका यही है कि कैंडिडा में ना आपको प्यार के बारे में, लव के बारे में या फिर वुमेन के बारे में हमेशा लाइन मिलेगा, तो आप समझ जाना वो कैंडिडा से लिया गया है। ठीक है, वैसे तो हम 3-4 बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांसेस है, तो इसको तो कंफर्म करके जाना है कि ये लाइन आ गया तो ये कैंडिडा से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है, रेफरेंस में है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉर्ज बर्नर्ड शॉज प्ले कैंडिडा, तो ये जो लाइन है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के प्ले कैंडिडा से ली गई है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ कॉमनली नोन एज जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो है कॉमनली जाने जाते थे जीबी शॉ के नाम से। वॉज एन आयरिश प्ले राइट, ये एक आयरिश प्ले राइट थे, क्रिटिक थे एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता थे। दिस प्ले इज कॉमेडी, ये प्ले जो है कॉमेडी है। रिटन इन 1894, इसको 1894 में लिखा गया एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1898, और पहली बार जो पब्लिश करवाया गया 1898 में करवाया गया एज ए पार्ट ऑफ प्लेस प्लीजेंट, तो प्ले प्लीजेंट एक कलेक्शन था वर्क्स का, तो उसी में इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्ले प्लीजेंट के पार्ट के रूप में कैंडिडा को पब्लिश करवाया गया। द सेंट्रल कैरेक्टर्स आर, जो मुख्य कैरेक्टर हैं, क्लर्जी मैन जेम्स मॉरल, क्लर्जी मैन इट मीन्स हो जाता है जो चर्च में पूजा करे, पादरी जो प्रेस्ट होता है ना, तो उसी को क्लर्जी मैन कहा जाता है, वो जेम्स मॉरल। हिज वाइफ कैंडिडा, उसकी पत्नी कैंडिडा है। ए यूथफुल पोएट, और एक जवान पोएट यूजिन मार्चबैंक्स है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन देख लेते हैं। कैंडिडा के एक्सप्लेनेशन के लिए ना, सारे एक्सप्लेनेशन के लिए हम कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस जो है ना सेम रखे हैं, बस हर में एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगा। जो हम बताएं कि आपको कुछ ना समझ में आए एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे आप जो समरी याद रखे गए हो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत बना के। अब आगे, थ्रू दिस लाइन्स, इन पंक्तियों के जरिए साउथ क्वेश्चन विक्टोरियन नोशंस ऑफ लव एंड मैरिज, साउथ जो है क्वेश्चन करते हैं विक्टोरियन जो धारणा बनी थी लव और मैरिज को लेके, आस्किंग ये पूछते हुए कि व्हाट ए वुमेन रियली डिजायर फ्रॉम हर हस्बैंड, एक महिला वास्तव में अपने पति से क्या चाहती है। दिस इज स्पोकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लव ट्रायंगल, और इस लाइन को कहा गया है एक लव ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में बिटवीन मॉरल कैंडिडा एंड यूजिन मार्चबैंक्स। ठीक है, ये तीनों के बीच में हम लोग को लव ट्रायंगल देखने को मिलता है इस प्ले में, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन कहा गया है। यूजिन मार्चबैंक्स को बताया गया एक यंग पोएट। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया जो सबके लिए आप सेम ही रखोगे। आगे एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय जेम्स मॉरल टू हिज वाइफ कैंडिडा, ये जो पंक्तियां हैं बोली गई थी जेम्स मॉरल के द्वारा उसकी वाइफ कैंडिडा के लिए। मार्चबैंक्स इज इन लव विद कैंडिडा, ये पहले ही बताएं कि मार्चबैंक्स कैंडिडा को पसंद करता है एंड ही इज बिलीव्स दैट, और उसका मानना है क्या, ही कैन ऑफर हर ए मोर पैशनेट एंड फुलफिलिंग लाइफ देन मॉरल कैन, मतलब यहाँ मार्चबैंक्स को लगता है कि जैसा मॉरल लाइफ दे रहा है कैंडिडा को, उससे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पैशनेट लाइफ और ज़्यादा फुलफिलिंग यानी पूर्ण लाइफ दे सकते हैं। मॉरल ऑन द अदर एंड, वही दूसरी तरफ जो मॉरल है, बिलीव्स दैट, उसको लगता है कि ही कैन ऑफर कैंडिडा स्टेबिलिटी, की वो कैंडिडा को स्टेबिलिटी दे सकता है, स्थिरता, सिक्योरिटी दे सकता है एंड ए लाइफ ऑफ पर्पस, और जीवन का एक उद्देश्य दे सकता है, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण जीवन दे सकता है, ऐसा मॉरल को लग रहा है। ठीक है, दोनों लड़के अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि हम ये बेटर कर सकते हैं, हम ये बेटर कर सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स मॉरल्स विक्टोरियन वैल्यूज, या मॉरल के विक्टोरियन वैल्यूज, विक्टोरियन मूल्यों को दिखाता है। एंड हिज व्यू ऑफ द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी, और उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यू है कि मेल का क्या रोल होता है सोसाइटी में और फीमेल का क्या रोल होता है एक
मैन और वुमेन का क्या रोल होता है वो चीज़ को दिखाता है। ही बिलीव्स दैट, मतलब मॉरल का मानना है कि इट इज़ ए मैन्स ड्यूटी, कि ये एक मैन का काम है टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट हिज वाइफ, कि अपनी वाइफ को प्रोवाइड यानी कुछ भी जो देना हो, प्रदान करना हो वो करना, और प्रोटेक्ट करना इट मीन्स बचाना। हाउएवर, हालांकि द लाइन इज ऑल्सो आयरनिक, ये लाइन आयरनिक भी है, व्यंग्यात्मक भी है, बिकॉज क्योंकि कैंडिडा इज अल्टीमेटली द स्ट्रॉन्गर, क्योंकि कैंडिडा तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर रहती है, मतलब वो मतलब होता है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, एंड ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और पैसा के लिए भी वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो क्या हो गया, कैंडिडा तो मॉरल से ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये दिखाया गया है। इन द एंड, अंत में कैंडिडा चूजेस टू स्टे विथ मॉरल, मतलब दोनों अपना अच्छा ही बता दिया, मॉरल और यूजीन मार्चबैंक्स, लेकिन अंत में क्या होता है, कैंडिडा जो चूज करती है वो मॉरल को चूज करती है, बिकॉज, और क्यों चूज करती है मॉरल को, मॉरल इज इमोशनली वीक, कि मॉरल जो है ना इमोशनली वीक रहता है, एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट कैंडिडा, और वो जो है कैंडिडा के बिना नहीं रह सकता। कैंडिडा को लगता है कि मेरे हस्बैंड को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो इस वजह से वो मॉरल को चूज करती है। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। दूसरा जो लाइन इंपॉर्टेंट है कैंडिडा से वो है, व्हाट आई एम यू हैव मेड मी विद द लेबर, इस तरीके से शुरू होगा। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला आपको सेक्शन जो है सेम पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह रखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय मॉरल, मॉरल के द्वारा कही गई है ये पंक्तियाँ। इन द प्ले में व्हेन कैंडिडा चूजेस मॉरल, जब कैंडिडा चूज कर लेती है मॉरल को ओवर मार्चबैंक्स के ऊपर, मतलब दोनों में से किसको चूज कर लेती है, मॉरल को। मॉरल फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, मॉरल जो है पूरा ग्रेटिट्यूड से भरा पड़ा है, आभार से, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा है कैंडिडा उसको चूज की है तो। एंड इमोशन, और इमोशन भी उसके अंदर भरा पड़ा है। कन्फेस दैट, उसके बाद ये यहाँ पे स्वीकार करता है कि कैंडिडा इज राइट अबाउट हिम, कि कैंडिडा उसको लेकर बिल्कुल सही है। एज हिज वाइफ, उसकी वाइफ के रूप में, सी मेक हिम फील लाइक ही इज ए मास्टर इन हिज होम, एक वाइफ के रूप में कैंडिडा ही ऐसी है जो कि उसको फील करवाती है मॉरल को कि वो अपने घर का मास्टर है। बाय स्पॉइलिंग एंड लविंग हिम, और उसको थोड़ा स्पॉइल करके, जैसे माँ बच्चों को बिगाड़ते हैं तो वही बताया कि उसको स्पॉइल करके और लव करके, लविंग हिम लाइक हिज मदर एंड सिस्टर ऑलवेज डिड, और वो बताता है कि हमको स्पॉइल भी इस तरीके से करती है, मतलब मेरी गलतियों को अनदेखा करती है, प्यार करती है, जैसे कि एक मदर और बहन जो सिस्टर करती है ना वैसे करती है। तो यहाँ पे मॉरल को कैंडिडा में सब कुछ दिखाई दे रही है, एक वाइफ तो दिखाई दे रही है कि मतलब वो वाइफ है ही, लेकिन साथ ही साथ माँ का प्यार, बहन का प्यार, सारा कुछ मिल रहा है, सारा कुछ दिख रहा है कैंडिडा में मॉरल को। ही इज इनफैक्ट कैंडिडा लिटिल बॉय, वो बताता है खुद को कि वह कैंडिडा का लिटिल बॉय है, छोटा बेटा है। नाउ मॉरल बिकम्स इमोशनल, अब यहाँ पे मॉरल जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम रिलैक्स्ड, और वहीं दूसरी तरफ रिलैक्स भी फील करता है, बिकॉज हिज वाइफ इवेंचुअली चूजेस हिम, क्योंकि उसकी वाइफ अंततः जो है उसको चूज करती है। शो थ्रू द कैरेक्टर ऑफ कैंडिडा, इसलिए जो है कैंडिडा के कैरेक्टर के जरिए शाओ प्रेजेंट्स ए न्यू वुमेन, शाओ जो है एक नई औरत को प्रेजेंट करते हैं, हु वुड स्पीक फॉर ऑल वुमेन इन सोसाइटी, जो कि समाज की सभी महिलाओं के लिए बोलेगी, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट है, लाइन, वी ऑल गो अबाउट लॉन्गिंग फॉर लव, ठीक है, लव के बारे में लाइन है, हम पहले भी बताएं कि इससे आप पहचान सकते हैं जीबी शॉ का प्ले कैंडिडा से लिया गया है। फिर से रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम ही रखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय मार्चबैंक्स इन द प्ले में ये लाइन जो है मार्चबैंक्स के द्वारा यूज किया गया था। लव इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन नीड, मतलब पूरे यूनिवर्स का में मानव का नीड होता है लव। मार्चबैंक्स इज सेइंग दैट, मार्चबैंक जो है यहाँ पे कहते हैं कि एवरीवन डिजायर लव, कि सबको चाहिए होता है लव, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, और सोशल स्टेटस, चाहे वो मतलब बहुत पैसा वाला हो, कम पैसा वाला हो, किसी जाति का हो, बड़ा जाति का हो, छोटा जाति का हो, सबको प्यार चाहिए होता है। इट इज समथिंग दैट वी ऑल क्रेव, या कुछ ऐसा है जो कि हम सबको जिसके लिए क्रेविंग होती है, अंदर से इच्छा होती है कि ये चाहिए। लव इज ऑफ डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, लव जो होता है प्राय एक्सप्रेस करना जो होता है ना वो डिफिकल्ट होता है। वी आर ऑफ टू शाय टू टेल द पीपल वी लव, वी आर ऑफ शाय, मतलब हम लोग प्राय शाय होते हैं, शर्माते हैं लोगों को बताने में कि वी लव, कि हम लोग प्यार करते हैं, एंड हाउ वी फील, और हम लोग कैसा फील करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान जो होता है, ज़्यादातर बताया गया कि अपना प्यार एक्सप्रेस करने में शाय फील करता है। दिस इज स्पेशली ट्रू, और ये स्पेशली मुख्यतः तब सच है व्हेन वी आर अनश्योर, जब हम लोग अनश्योर होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट, कि कैसे वे रिएक्ट करेंगे, मतलब जिससे हम लोग प्यार करते हैं उसको अगर हम बता देंगे कि हम उनसे प्यार करते हैं तो कैसे वो रिएक्ट करेगा। इस वजह से भी जो होता है लोग जो है अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मार्चबैंक्स वॉज हिमसेल्फ लॉन्गिंग फॉर लव, मार्चबैंक जो होता है वो खुद प्यार के लिए तरस रहा था।
टू हिम, उसके लिए लव इज द फर्स्ट नीड ऑफ नेचर, उसके अकॉर्डिंग नेचर का जो पहला नीड होता है ना वही लव है। फर्स्ट प्रेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट से जो पहली प्रार्थना की जाती है, पहला जो प्रेयर निकलता है वो लव है। सो लव इज यूनिवर्सल ह्यूमन नीड, इसलिए जो लव है वो यूनिवर्सल ह्यूमन नीड है, मतलब पूरे यूनिवर्स में हर इंसान का नीड है। एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू एक्सप्रेस इट, और हम लोग को डरना नहीं चाहिए लव एक्सप्रेस करने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले लाइन का भी एक्सप्लेनेशन हो गया। एक और लाइन हम मेंशन किए हैं कि ये लाइन समझ जाना कैंडिडा से है, ये वुमेन के बारे में है। ए वुमेन लाइक दैट हैज़ ए डिवाइन इनसाइट, तो अगर ये लाइन भी आ जाए ना तो समझ जाना कि ये कैंडिडा से है, कैंडिडा की तारीफ की गई है इस लाइन्स के जरिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो 4 एक्सप्लेनेशन कैंडिडा से हो गया। अब हम लोग एक व्हाट आई बिलीव का देख लेंगे और एक ए पैसेज टू इंडिया का देख लेंगे। तो व्हाट आई बिलीव से जो एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस किए हैं वो ऐसे शुरू है, आई हैव नो मिस्टिक फेथ इन पीपल आई हैव इन, ठीक है। तो मिस्टिक फेथ करके शुरू होगा, आई हैव नो मिस्टिक फेथ, तो समझ जाना ये व्हाट आई बिलीव से है। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन है, रेफरेंस में है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ई एम फोस्टर फेमस एसे, व्हाट आई बिलीव से लिया गया है, ठीक है, ई एम फोस्टर के फेमस एसे से। द एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1938, इसको पहली बार 1938 में पब्लिश करवाया गया। लेटर इट वॉज पब्लिश्ड बाय हॉगर्ट प्रेस, और बाद में इसको हॉगर्ट प्रेस के द्वारा पब्लिश करवाया गया इन 1939। इट इज़ वन ऑफ फॉस्टर्स बेस्ट नॉन एसे, फॉस्टर का वन ऑफ द बेस्ट नॉन, इट मीन्स प्रसिद्ध एसे में से है। एंड इन इट, और इसमें ही एक्सप्रेसेस सम ऑफ हिज ह्यूमनिस्टिक बिलीव्स, वो अपनी कुछ ह्यूमनिस्टिक बिलीव्स, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मानवतावादी बिलीव्स, मान्यता को व्यक्त करते हैं इस एसे के थ्रू जो ई एम फोस्टर है, ठीक है। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में है थ्रू एवर मेंशन लाइन्स, ऊपर मेंशन किए गए लाइन्स के जरिए ई एम फोस्टर सेज दैट, ई एम फोस्टर कहते हैं कि ही फाइंड्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद चेंजिंग वर्ल्ड, फोस्टर कहते हैं कि इस चेंजिंग वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करने में फोस्टर को डिफिकल्ट, इट मीन्स कठिनाई होती है। ही ऑब्जर्व्स दैट, वह ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, वर्ल्ड इन चेंजिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, कि ये जो वर्ल्ड है ना वो बैड, बुरा से और ज़्यादा वर्स, इट मीन्स खराब होते जा रहा है। फोस्टर रोट दिस लाइन्स एज ए रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ टोटलियरिज्म, फोस्टर जो है ये पंक्तियाँ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं जो राइज हो रहा है, उदय हो रहा है टोटलियरिज्म का। टोटलियरिज्म में क्या होता है ना, सारे सिटीजन के लाइफ का कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप। एंड फैसिज्म इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में टोटलियरिज्म एंड फैसिज्म शुरू हुआ था, जिसमें दोनों लगभग एक तरह का वर्ड है, जिसमें कि गवर्नमेंट के हाथ में सारे सिटीजन्स के, सारे लोगों के लाइफ का कंट्रोल, जीवन का कंट्रोल ले लिया गया था। तो फोस्टर उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इन पंक्ति को, इस एसे को लिखते हैं। दिस कोट रिफ्लेक्ट फोस्टर्स बिलीव्स इन द यूनिकनेस, ये कोट जो है रिफ्लेक्ट करता है फोस्टर का बिलीफ, फोस्टर जो मानते हैं यूनिकनेस में, जो यकीन रखते हैं। यूनिकनेस इट मीन्स हर इंसान अलग होता है, यूनिक होता है। एंड वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल इंसान का अलग अलग वैल्यू है, मूल्य है, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल क्लास, रेस, जेंडर और रिलीजन, चाहे वो किसी भी मतलब सामाजिक वर्ग का हो, नस्ल का हो, लिंग का हो या किसी भी धर्म का हो, ठीक है। तो हर सबका अलग अलग वैल्यू है, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं इन लाइन्स के थ्रू। अब आगे एक्सप्लेनेशन है। फोस्टर वॉज ए ह्यूमनिस्ट, फोस्टर जो थे ह्यूमनिस्ट थे, इट मीन्स मानवतावादी थे, मानवता में यकीन रखते थे। हु कैंपेन द काउज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, जो कि क्या किए ना, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पक्षधर रहे, सपोर्ट किए व्यक्ति, इंडिविजुअल के फ्रीडम, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को, और एक्सप्रेशन इट मीन्स अभिव्यक्ति को, मतलब हर इंसान को हक है कि वो स्वतंत्र रहे, खुद को एक्सप्रेस करे, इस चीज़ को सपोर्ट किया फोस्टर। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, वह नेशनलिज्म के भी क्रिटिक थे, आलोचक थे। नेशनलिज्म इट मीन्स राष्ट्रीयवाद होता है ना, एक राष्ट्रीयता के भी अगेंस्ट थे। आप व्हाट आई बिलीव ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, क्योंकि हम उसका PDF जो है एक दिन पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम पे, तो उसमें हम दिखाए हैं कि जो है ना एक कोटेशन यूज़ किए हैं कि वो बोलते हैं, फोस्टर बोलते हैं कि अगर हमको अपने देश को बिट्रे, धोखा देने और अपने फ्रेंड को धोखा देने में से किसी एक को चुनना होगा ना, तो अपने देश को धोखा दे देंगे लेकिन फ्रेंड का साथ देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वो जो है क्रिटिक थे नेशनलिज्म के, मतलब वो एक तरह से आलोचक थे नेशनलिज्म के। फैसिज्म अभी हम बताएं कि गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, सबके लाइफ का कंट्रोल सारे सिटीजन का है। एंड टोटलियरिज्म के, ठीक है, विच ही सॉ एज ए थ्रेट, और इन सब चीज़ों को ना वो एक थ्रेट के रूप में, एक डर के रूप में देखते हैं। टू ह्यूमन राइट्स एंड डाइवर्सिटी, इंसान के, मानव के अधिकार के लिए, और डाइवर्सिटी इट मीन्स विविधताओं के लिए। फोस्टर आर्ग्यूड दैट, फोस्टर आगे तर्क देते हैं, द ओनली थिंग वर्थ लिविंग, कि जीने लायक अगर केवल एक ही चीज़ है,
4 इज द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, जो क्या है कि एक पर्सनल, एक निजी रिलेशनशिप हर इंडिविजुअल्स के बीच जो है, विच ही कॉल पर्सनल अफेक्शन और लव, जिसको कि वो कहते हैं पर्सनल अफेक्शन और लव, मतलब हर इंडिविजुअल के बीच पर्सनल अफेक्शन, पर्सनल लव होना चाहिए जीवित रहने के लिए, ठीक है। ही ऑल्सो रिजेक्ट्स एनी फॉर्म ऑफ मिस्टिसिज्म और फेथ, वो साथ ही साथ रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं किसी भी तरह के मिस्टिसिज्म मीन्स रहस्यवादिता को, और फेथ विश्वास को, दैट क्लेम टू नो, जो कि ये दावा करता है कि नो द विल और डेस्टिनी ऑफ द पीपल, जो दावा करता है कि वो जानता है कि लोगों का इच्छा क्या है और डेस्टिनी इट मीन्स भाग्य क्या है, तो इस चीज को भी वो रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं। वी नीड टू रिमेंबर फॉस्टर्स मैसेज ऑफ द रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड लव, ठीक है, हम लोग के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि हम फॉस्टर के मैसेज को याद रखें, रिस्पेक्ट के, टॉलरेंस के, एंड लव फॉर ईच इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति के लिए प्यार का मैसेज वो याद रखें। एंड रेसिस्ट एनी फॉर्म ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, साथ ही साथ प्रतिरोध करें किसी भी तरह का डीह्यूमनाइजेशन का, अमानवीकरण का, और कन्फर्मिटी दैट डिनाइज आवर ह्यूमैनिटी, साथ ही साथ किसी भी तरह का कन्फर्मिटी मतलब ऐसा लाओ जो कि अगेंस्ट हो मानवता के, तो उस चीज़ का भी प्रतिरोध करे जो कि डिनाइज आवर ह्यूमैनिटी, हमारी ह्यूमैनिटी को, मानवता को नकारती हो, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट आई बिलीव से एक्सप्लेनेशन, और बाकी 2 और एक्सप्लेनेशन है। आई हेट द आइडिया ऑफ काउज, अगर ये वाला आ गया, ठीक है, इसी में है आई हैड चूज टू बिट्रेइंग माई कंट्री, जो भी बिट्रे माई कंट्री एंड बिट्रे माई फ्रेंड आएगा, तो ये वाला आ गया, तो अब समझ लेना व्हाट आई बिलीव से है। उसके बाद आई डू नॉट बिलीव इन बिलीव, ये पहला ही लाइन है व्हाट आई बिलीव का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आ गया, तो आप समझ जाना कि ये जो है व्हाट आई बिलीव से लिया गया। लगभग सब कुछ सेम रख सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आपको व्हाट आई बिलीव का जो PDF सेंड किए हैं वो याद है तो उससे भी कुछ लाइन ऐड कर सकते हो, बाकी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही रख ही सकते हो, एक्सप्लेनेशन में चेंज करना हो तो थोड़ा बहुत करना, नहीं भी चेंज करते हो तो बस छोड़ना मत, सेम भी लिख के आ जाना, ठीक है। तो अब सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन बचता है हम लोग का ए पैसेज टू इंडिया से, जो कि है ट्रुथ इज नो ट्रुथ इन द एग्जैक्टिंग, इस तरीके से शुरू है। एक और हम लाइन बता देंगे जो पैसेज टू इंडिया से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें भी रेफरेंस वाला सेक्शन आता है, उसको डिस्कस करते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम E.M. फोस्टर्स नॉवेल ए पैसेज टू इंडिया, ये जो पंक्तियां ली गई है E.M. फोस्टर के ए पैसेज टू इंडिया से ली गई है। E.M. फोस्टर इज पॉपुलरली नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट, E.M. फोस्टर जो है पॉपुलरली मुख्यतः जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट एसेइस्ट के रूप में, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के रूप में, क्रिटिक के रूप में, आलोचक के रूप में, और सोशल रिफॉर्मर इट मीन सामाजिक सुधारक के रूप में, एंड ए एमिनेंट फिलोसोफर ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर, और मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर के प्रमुख फिलोसोफर के रूप में भी। दिस नॉवल इज सेट इन कॉलोनियल इंडिया, इस नॉवल की जो सेटिंग रखी गई है कॉलोनियल इंडिया, इट मीन्स औपनिवेशिक भारत में रखी गई है, जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है। एंड डिपिक्ट्स द क्लैश ऑफ कल्चर्स एंड वैल्यूज, और साथ ही साथ ये नॉवल है ना एक टकराव को दिखाता है कल्चर्स और वैल्यूज के बीच, बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, ब्रिटिश और इंडियन के बीच में, ठीक है। अब आगे कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है, कॉन्टेक्स्ट में है दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय द नरेटर, ये लाइन जो है नरेटर के द्वारा कही गई थी। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ द नॉवल, नॉवल के फाइनल चैप्टर में, आफ्टर द ट्रायल ऑफ डॉक्टर अजीज के ट्रायल के बाद, एन इंडियन मुस्लिम, एक जो कि इंडियन मुस्लिम थे, अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअली एजॉल्टिंग अडेला क्वेस्ट, जिन पे कि आरोप था यौन पीड़न का अडेला क्वेस्ट के, जो कि है ए यंग इंग्लिश वुमेन है, हु केम टू इंडिया, जो कि इंडिया आई थी, टू मैरी रॉनी, रॉनी से शादी करने के लिए, द सिटी मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट था। द ट्रायल एंड्स एब्रप्टली, और वो जो ट्रायल है, वो जो मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, वो अचानक से खत्म हो जाता है एकाएक। व्हेन अडेला, जब वो अडेला विदड्रॉ इट मीन्स रिमूव कर लेती है, हटा देती है हर अक्यूजेशन यानी उसका जो आरोप था ना डॉक्टर अजीज के ऊपर, तो वो अचानक से कोर्ट में आके वो आरोप हटा देती है, एंड एडमिट्स दैट, और स्वीकारती है, सी वॉज मिस्टेकन, कि उससे कोई गलती हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अचानक से ये मुकदमा खत्म हो जाता है कोर्ट में। अब आगे नीचे एक्सप्लेनेशन है इन लाइन का। थ्रू अबव मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइन के जरिए, फॉस्टर सोज अस, फॉस्टर हम लोग को दिखाते हैं डिफिकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्रेंडशिप बिटवीन डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर, दिखाते कठिनाई दिखाते हैं कम्युनिकेशन का और फ्रेंडशिप का दो अलग अलग रेसेस, इट मीन्स दो अलग अलग नस्ल और कल्चर के बीच। अडेला विदड्रॉ हर अक्यूजेशन, अडेला जो है हटा लेती है अपना आरोप, बिकॉज ऑफ ए सेंस ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी,
क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं न्याय और ईमानदारी की भावना जागती है, बट ऑल्सो आउट ऑफ फियर एंड कन्फ्यूजन, लेकिन साथ ही साथ डर और कन्फ्यूजन के वजह से ही भी। शी डज नॉट रियली नो, वास्तव में वो जानती ही नहीं है व्हाट हैपेंड टू हर इन द मालाबार केव्स, कि मालाबार केव्स में उसके साथ क्या हुआ था। वेयर शी क्लेम्स टू हैव बीन अटैक्ड बाय अजीज, जहाँ पे वो जो क्लेम करती है कि उस पे अटैक किया गया था अजीज के द्वारा। शी डज नॉट अंडरस्टैंड हरसेल्फ, वह खुद को भी नहीं समझ पाती है, और हर फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाती है। नॉट डज शी अंडरस्टैंड इंडिया, ना तो वो इंडिया को समझ पाती है और ना इट्स पीपल, ना यहाँ के लोगों को। अडेला डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अडेला जो है कोशिश नहीं करती है समझने का अजीज को और हिज पर्सपेक्टिव, उसके पर्सपेक्टिव को भी, बट ओनली टू अब्सॉर्व हरसेल्फ, बट वो सिर्फ कोशिश करती है अब्सॉर्व यानी खुद को मुक्त करने का, ऑफ गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज से, गिल्ट से, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अपराध से, दोष से और जिम्मेदारी से। हाउएवर, हालांकि आफ्टर द ट्रायल, इस मुकदमे के बाद, देयर आर रिफ्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज इंडियन और ब्रिटिश के बीच में रिफ्ट आ जाता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं दरार आ जाता है। नॉट डज इट ब्रिंग एनी रिकन्सिलेशन, और इससे कोई मेल मिलाप नहीं होता है, ठीक है। केस वापस भी ले ली अडेला, फिर भी जो है जो भी ब्रिटिश और इंडियन फ्रेंड्स थे उन सबके बीच थोड़ा बहुत रिफ्ट आ जाता है, इट मीन्स दरार आ जाता है। तो इस चीज के साथ ये वाला खत्म होता है एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम एक और लाइन बताए हैं जो कि ए पैसेज टू इंडिया से है, जो शुरू होता है समटाइम्स आई थिंक टू ए मच फ्यूज करके आएगा, ये भी ए पैसेज टू इंडिया से है। यहाँ पे ये खत्म हो गया एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। एक दिन बाद आप लोग का एग्जाम है, आप लोग को अगर व्हाट आई बिलीव का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ तो 2 दिन पहले हम अपलोड कर ही चुके हैं, बट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम कर देंगे जल्दी से जल्दी अपलोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से एग्जाम देना।